हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने संख्या पद्धति में संख्याओं का वर्गीकरण आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक संख्या हमारी काल्पनिक संख्या होती है और एक संख्या वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं को जब संयुक्त रूप से लिखा जाता है तो उसको बेटा हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये सारी बात हम लोग कर चुके थे। सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ये बात हम लोगों ने कर ली थी। जो IB वाला भाग रहता है, इस भाग को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, और जो A का भाग रहता है इसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर इस वास्तविक संख्या के भी हम लोगों ने पार्टीशन किए। इस पार्टीशन में हम लोगों ने देखा कि एक भाग हमारा दशमलव का था, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, और एक भाग हमारा पूर्णांक का था। तो बच्चों, आपने एक चीज देख ली होगी कि ये पोर्शन जो दशमलव का था, डेसिमल का पोर्शन, जिसको फर्दर हम लोगों ने दो भागों में विभाजित कर दिया था, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। जो पूरा विभाजित हो जा रहा था उसको बच्चों हम लोगों ने रखा था शांत दशमलव प्रसार में, और जो पूरा विभाजित नहीं किया जा सकता उसको रखा था अशांत दशमलव प्रसार में। फिर अशांत दशमलव प्रसार को भी हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया था। अशांत दशमलव प्रसार को दो भागों में हम लोगों ने विभाजित किया, और अशांत दशमलव प्रसार एक तो आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में विभाजित हो गया और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में विभाजित हो गया। आवर्ती दशमलव प्रसार मैंने आपको बताया कि ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं, यानी संख्याओं की ही बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको हम लोग रखते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार में। और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उसको हम रखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में। आगे बच्चों हमने बताया आपको कि जो हमारा शांत दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ये किस प्रकार का संख्याएं देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा शांत दशमलव प्रसार है और जो हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये तो हमारी परिमेय संख्याएं देता है, लेकिन जो हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है बच्चों, ये हमारा अपरिमेय संख्याएं देता है। इतनी बातें हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रखी थी। तो हम सभी एक हेडिंग डालेंगे बेटा, नेक्स्ट जो हमारा पार्टीशन है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करके देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्टीशन जो था वो हमारा इंटीजर्स का था, पूर्णांक का था। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पूर्णांक। हेडिंग डालिए बच्चों पूर्णांक। बच्चों, पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें बच्चों पूर्ण संख्याएं रखी जाएंगी। तो मैंने कहा कि बच्चों इस पे माइनस इनफानाइट से प्लस इनफानाइट तक की जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो रखी जाएंगी। पूर्ण संख्या होने का क्या मतलब है? तो बच्चों जो दशमलव वाली संख्याएं होती है ना, जैसे 1.2 है, तो इसको पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको सम्मिलित किया जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी हमको बेसिकली इस बात का ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याओं में कभी भी दशमलव वाली संख्याएं नहीं आएंगी। अब जो पूर्णांक जो हमारा है, इसको हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग हमारा जो हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, एक भाग जो हमारा होगा इसको हम लोग कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और जो बच्चों ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है ना, इसमें माइनस इनफानाइट से लेके माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस के 1 तक की संख्याएं आएंगी। तो एक पूर्णांक का भाग हो गया बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक में संख्याएं माइनस इनफानाइट से -4, -3, -2, -1 तक आएंगी। और दूसरा जो हमारा भाग रहेगा बच्चों वो हमारा रहेगा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा जो हमारा भाग रहेगा बच्चों इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में जो हमारी संख्याएं आती हैं बच्चों +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, प्लस इनफानाइट तक की संख्याएं इसमें रखी जाती हैं। धनात्मक पूर्णांक को ही बच्चों हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक को ही हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। तो हम लोगों ने यहां पे देखा
हम लोगों ने यहां पर देखा कि जो हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया। एक हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है और एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक है और धनात्मक पूर्णांक हमारा +1 +2 +3 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक है। तो आपके मन में अभी एक विचार आया कि सर आपने अभी बताया कि जो हमारी पूर्णांक होते हैं ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में 0 भी तो आएगा, लेकिन आपने ना ऋणात्मक पूर्णांक में रखा है 0 को, ना ही धनात्मक पूर्णांक में 0 को रखा है। तो बच्चों 0 हमारा जो होता है वो केवल एक पूर्णांक होता है। 0 केवल एक पूर्णांक है। केवल एक पूर्णांक होने का मतलब है बच्चा कि ना ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। बेटा शून्य पूर्णांक तो है, लेकिन वो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर पूर्णांक को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो बेटा पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसकी बेटा डिफिनीशन लिख लेते, बेसिक जो डिफिनीशन होती है। तो एक सब इतना नोट डाउन करने के बाद एक सब हेडिंग डालिए पूर्णांक। हेडिंग डालेंगे पूर्णांक इंटीजर्स। बच्चों यहां पे एक चीज समझने का प्रयास करिए, या मैं पहले इस बात को ही बता देता हूं, उसके बाद जो मैं कहने जा रहा था उसको बताता हूं। बच्चों पूर्णांक की जो डिफिनीशन लिखते हैं हम सभी जानते हैं कि +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन तक ही नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं हमारी होती हैं। तो बेटा +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम यहां कह सकते हैं पूर्णांक की डिफिनीशन में ना कि धनात्मक प्राकृत संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। तो हम डिफिनीशन इसकी क्या लिखेंगे, डिफिनीशन को समझिएगा। हम लोग लिखेंगे शून्य सहित, हम लोग लिखेंगे बच्चों शून्य सहित धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं तथा शून्य सहित धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। बच्चों मैंने लिखा है शून्य सहित धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ही हमारा पूर्णांक कहलाता है। ये बच्चों आपकी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं होंगी, ये आपकी बच्चों धनात्मक प्राकृत संख्याएं होंगी, और शून्य को साथ में लिया ही गया है। अब दूसरा डिफिनीशन इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर ये डिफिनीशन आप नहीं लिखना चाहें तो दूसरी डिफिनीशन मैं ओरली आपको बोल रहा हूं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो नेचर से हमको प्राप्त हुई हैं, जो प्रकृति से हमको प्राप्त हुई हैं। लेकिन बच्चों आर्यभट्ट साहब ने 0 की खोज की तो प्राकृतिक संख्याओं में तो रखा नहीं जा सकता था शून्य को, तो शून्य को रखने के लिए एक नई संख्या को इजाद किया गया जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होती हैं। तो हम लोग यहां से एक डिफिनीशन लिख सकते हैं ना, इसको हम इस साइड ले ले तो हम कह सकते हैं 0 और धनात्मक संख्याओं को जब एक साथ लिखा जाता है तो हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। बच्चों इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है?
तो हम कहेंगे इसको जो प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, जो प्रदर्शित किया जाता है वो बेटा कैपिटल जेड से किया जाता है। और इसके प्रकार कितने होते हैं, तो हम कहते हैं दो प्रकार का है। एक तो हमारा बच्चों धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। बच्चों यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी आगे हम लोग बात करते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। बच्चों पूर्णांक की आपने बात समझ ली। अभी एक बात और समझ लीजिए कि पूर्णांक को संख्या रेखा पे या वास्तविक संख्या रेखा जिसको आप कहते हैं उस पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे बच्चों हमारे पास एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, ये बच्चों शून्य है, ये हमारा प्लस का 1 है, ये हमारा प्लस का 2 है, ये हमारा प्लस का 3 है, ये हमारा प्लस का 4 है, एंड सो ऑन। बच्चों ये हमारा प्लस इनफाइनाइट है, ये बच्चों हमारा -1 है, ये बच्चों हमारा -2 है, ये बच्चों हमारा -3 है, ये -4 है, एंड सो ऑन। ये बच्चों हमारा माइनस इनफाइनाइट होगा। तो संख्या रेखा पे इस प्रकार से हम लोग निरूपित करेंगे। बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो मामला रहेगा, यहां से लेके यहां तक का जो मामला रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो मामला रहेगा, यानी माइनस इनफाइनाइट से -1 तक का जो मामला है, इसी को हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य मैंने कहा है कि शून्य हमारा एक क्या है, पूर्णांक। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। और यहीं तक पूर्णांक की बात होती है, इतनी बात नोट डाउन करेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप प्राकृत संख्या। नोट डाउन करिए। हेडिंग डालेंगे बच्चों प्राकृत संख्या, या जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो बेटा जिन संख्याओं को हमें प्रकृति से मिली हैं या प्रकृति ने हमें जिन संख्याओं को दिया है, यही प्राकृत संख्याएं होती हैं। और प्राकृत संख्याओं का इस्तेमाल हम काहे में करते हैं, काउंटिंग करने में करते हैं, गणना करने में किया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं होती कहां से कहां तक हैं, तो मैंने आपको जैसे अभी पहले ही बताया कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट, एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। और बेटा ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो नेचुरल नंबर से ही कैपिटल N ले लिया गया है, और इसको जो निरूपित किया जाता है, जो प्रदर्शित किया जाता है, वो बच्चों कैपिटल N से ही किया जाता है। कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस बात को बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बच्चों मैंने पूर्णांक के अभी पार्टीशन करके, यानी पूर्णांक का डिवाइडेशन करके दिखाया। तो जैसे ही पूर्णांक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिले थे। और यहां भी देखिए प्राकृतिक संख्या में मैंने लिखा क्या है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और हमने धनात्मक पूर्णांक में भी लिखा है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। तो बच्चों क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो धनात्मक पूर्णांक हैं वही हमारी प्राकृत संख्याएं हैं? तो बेटा देख रहे हैं आप कि प्राकृतिक संख्याएं भी सेम है और धनात्मक पूर्णांक भी सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होते हैं, या फिर सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। तो नोट करके लिख लेंगे बच्चों, यहीं पर एक स्टार बनाएंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो बच्चों प्राकृत संख्याओं में केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है हमेशा कि इसको प्रदर्शित कैपिटल N से किया जाता है,
और प्राकृत संख्याओं को जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है, क्योंकि बेटा किसी भी चीज की काउंटिंग करते हो, किसी की भी काउंटिंग आप करते हो तो आप 1 से ही तो करते हो, और जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज किए जाएंगे 1 से ही तो किए जाएंगे। अब बच्चों इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप पूर्ण संख्या की, फिर मैं आगे फर्दर डिटेल देता हूं आपको, इसे नोट कर लीजिए और आगे हेडिंग डालिए पूर्ण संख्या। हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्या होल नंबर। बच्चों अभी मैंने आपसे बताया कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों प्राकृत संख्याओं के बाद जीरो की खोज हो गई, और चूंकि प्राकृत संख्याएं हमें प्रकृति से मिली थी तो उसमें तो हम शून्य को रख नहीं सकते थे, तो जीरो के लिए एक अलग तरीके की संख्याओं का निर्माण किया गया। तो हम जीरो सहित लिख देते हैं, जीरो के साथ में जब प्राकृत संख्याओं को हम लिख देते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारी क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और बच्चों इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्याओं को जो प्रदर्शित किया जाता है वो बच्चों कैपिटल W से किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को जो प्रदर्शित किया जाता है वो कैपिटल W से किया जाता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के प्रकार क्या होते हैं, फिर मैंने आगे चल के आपको प्राकृत संख्या बताया, और फिर मैंने आगे चल के आपको पूर्ण संख्या बताया। अब बेटा संख्याओं की ही बात कर रहे हैं तो हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सारी संख्याओं का वर्णन करेंगे। तो अभी यहां तक की बात आप नोट कर लीजिए और फिर हेडिंग डालिए सम संख्या। बच्चों हेडिंग डालिए सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा क्या होती तो आप सभी जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है सम संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों इसी को लिख लीजिए आप फटाफट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों क्लास 9th में सम संख्या की परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं, तो जो पूछेगा मैं बिना टाइम वेस्ट के आपको वहीं ले चलता हूं। आप एग्जाम्पल लिख लीजिए फटाफट। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास 2 है, 2 को 2 से पूर्णतया विभाजित करेंगे, शेषफल 0 आएगा। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जिनको बच्चों विभाजित करेंगे 2 से तो शेषफल 0 आएगा। बच्चों ये बात तो आपकी क्लियर हो गई, लेकिन मैं जहां आपको ले चल रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास करिएगा। बच्चों सम संख्या की जब बात करते हैं तो सम संख्याएं 2m टाइप की होती हैं, यानी 2 का गुणज होती हैं। जितनी भी सम संख्याएं होंगी वे सभी संख्याएं 2 का गुणज होंगी। आप देख लीजिए बच्चों, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 गुणा में 1। इस 4 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में 2। इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में 3। इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में 4। इस 10 को बच्चों लिख सकते हैं 2 गुणा में 5। आगे कहीं बच्चों 100 आएगा, उस 100 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में 50। आगे कहीं बच्चों 1000 भी आएगा, हम लोग लिख लेंगे इसको भी 2 गुणा में 500। बात हमारी समझ रहे हैं? तो जितनी भी संख्याएं सम संख्याएं होंगी वो बच्चों 2m रूप की होती हैं। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है उस बात को स्टार बना के यहीं लिख लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाता है
यदि यदि m एक पूर्णांक है तो सम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो सम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो बच्चों हम लोग जान रहे हैं कि यदि m एक पूर्णांक है तो सम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। अभी मैंने बताया कि सम संख्याएं बेटा 2m के रूप की होती हैं, तो उत्तर तो हमारा 2m है। लेकिन सर इसको क्या आप प्रूफ कर सकते हैं? तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। हमें पूछ क्या रहा है बेटा? पूर्णांक मैंने बताया, और पूर्णांक में मैंने बताया कि पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है और बच्चों एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो मैंने आपसे पूछा कि सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है? सवाल आपसे कह रहा सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो बच्चों मैंने जो धनात्मक पूर्णांक बताए हैं वो कौन कौन से बताए हैं? m बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट होगा। अब बच्चों यहां 2m दे रखा है हमारे पास, 2m भाई आंसर तो इसका हमारा 2m हो गया। अब 2m क्यों है? तर्क देके सिद्ध करने की बात है, तो उस बात को आप समझिए। बच्चों 2m में m के स्थान पे 1 रखेंगे, जैसे ही आप 1 रखेंगे तो यहां से रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 1 और इक्वल टू 2 आएगा, और 2 को आप 2 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अगर आप m इक्वल टू 2 रखते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 मिलेगा, और 4 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अगर m के स्थान पे आप 3 रखेंगे तो यहां 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 इक्वल टू 6 आएगा, और 6 भी बेटा एक सम संख्या है। m के स्थान पे अगर आप 4 रखेंगे तो यहां से बेटा 2 गुणे में 4 यानी कि 8 आएगा, और 8 भी एक सम संख्या है। इस प्रकार m के चाहे जितने मान रखते जाएंगे आपको जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो सम संख्याएं ही प्राप्त होंगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई पूर्णांक हमको दे रखा है m, तो सम धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो हम बताएंगे बच्चे कि सम धनात्मक पूर्णांक का जो रूप होगा वो 2m होगा। इतनी बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। तो इतनी बात आप नोट डाउन करिए, और नेक्स्ट हेडिंग आप डालिएगा विषम संख्या। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए विषम संख्या। हेडिंग डालिए विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। बच्चों मैंने आपको जैसे सम संख्या की परिभाषा बताई, सेम परिभाषा आपको मैं बता रहा हूं। यदि किसी संख्या को, ऐसी संख्याएं जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो, वो संख्याओं को हम कहेंगे विषम संख्याएं। आप लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। और बच्चों विषम संख्या की परिभाषा आप लिखते हैं, तो विषम संख्या की जो परिभाषा आप लिखते हैं हमेशा लिखते हैं 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी, या आप डायरेक्ट यहां लिख लीजिए ETC। बहुत सारे ऐसे होंगे उदाहरण। अब बच्चों मैंने जो आपको विषम संख्या, सम संख्या में भी समझाया, उसी बात को आप विषम संख्या में समझने का प्रयास करिए। मैंने आपसे बताया कि सम संख्याएं
2m रूप की होती हैं। तो बच्चों विषम संख्याएं जो होती हैं वो 2m+1 रूप की होती हैं। किस प्रकार इस बात को हम देख सकते हैं, उस बात को समझने का प्रयास करिए। जैसे बच्चों ये 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2+1, और इस 2 को हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं इस 2 को 2 × 1। तो ये बेटा m के स्थान पे 1 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4+1 लिख सकते हैं, और इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2+2, इस 7 को हम लोग 6+1 लिख सकते हैं, और इस 6 को बेटा 2 × 3 लिख सकते हैं। इस 9 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 8+1, और इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 4। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो हमारी विषम संख्याएं होती हैं वो 2m+1 रूप की होती हैं। जो हमारा 3 है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2+m, और 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं, जहां पे 1 काहे का मान है, m का मान है। यहां 5 लिखा हुआ है, 5 को हम 4+1 लिख सकते हैं, 4 को हम डिवाइड कर लें तो 2 × 2 लिख सकते हैं, जहां 2m का मान होगा। 7 को ऐसे ही तोड़ लिया और 8 को तोड़ लिया। अब क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा कैसे जाएगा उस बात को आप समझिएगा, स्टार बना के ये बात लिखिएगा और सवाल आपसे यही पूछा जाएगा। लिखिए, यदि m एक पूर्णांक है, यदि m एक पूर्णांक है तो विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो बच्चों विषम धनात्मक पूर्णांक का जो रूप होगा वो आपका जो सही उत्तर है वो बच्चों हो जाएगा 2m+1, जहां m क्या होगा, जहां m इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक लिख लीजिए या डायरेक्ट आप लिख लीजिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। बच्चों इस बात को कैसे सिद्ध किया जा सकता है वो आप समझ लीजिए। मैंने कहा 2m+1 हमको दे रखा है, m की जगह हम लोगों ने जब रखा है 1, तो हमको मिलेगा क्या, यहां से m बराबर जब हमने रखा है, जब m के स्थान पे 1 रखा है तो यहां से हमको 2m+1 हमें दे रखा है। यहां से 2 गुणा में 1 प्लस का 1 यानी 2 × 1 2 हो गया, प्लस का 1 यानी 3 आया, और 3 हम लोग जानते हैं कि एक विषम संख्या है। मैंने आपको डिफिनीशन बताई है, आप चेक कर लीजिए। मैंने कहा 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल बच्चों कितना आएगा, 1। देखिए शेषफल 1 आ रहा है ना, अगर शेषफल 1 आ रहा है तो संख्या हमारी विषम संख्या है। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग। बेटा m के स्थान पे अगर हम लोग 2 रखेंगे तो यहां से 2m+1 है, 2 गुणा में 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया, 4 + 1 बच्चों 5 हो जाएगा, और 5 भी हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। m के स्थान पे अगर हम लोग 3 रखेंगे तो बेटा ये 2m+1 है हमारे पास, 2 × 3 प्लस का 1 हो गया यानी 6 + 1 हो गया यानी कि 7 हो गया, और 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो बच्चों एक तो हम लोग डिफिनेशन याद रखेंगे और दूसरी ये बात याद रखेंगे, अगर हमको कोई पूर्णांक दे रखा है तो सम धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा और विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा। इतनी बात आप नोट करिए और अगली हेडिंग डालिए, सम और विषम संख्याओं के गुणधर्म। हेडिंग डालिए बच्चों, सम तथा विषम संख्याओं के गुणधर्म। सम संख्या तथा विषम संख्या के गुणधर्म। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। बच्चों हमको इवन और ऑड नंबर के प्रॉपर्टीज देखनी है, यानी जब हम इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर से इवन नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर में इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और सेम प्रकार के संक्रियाएं हम लोग करेंगे ऑड नंबर के साथ। तो पहला देखिएगा बेटा,
फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग देखिए, मैंने आपसे कहा अगर हमारे पास सम संख्या दे रखी है बच्चों, सम संख्या को सम संख्या में जोड़ा है, सम संख्या को सम संख्या में ही जोड़ा है, तो रिजल्ट हमारा कितना मिलता है इस बात को देखिए। हमारे पास 2 एक सम संख्या है, मैंने आपको अभी डिफिनेशन बताई, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वे सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। 4 भी हमारी कैसी संख्या है बच्चों, सम संख्या है, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो बच्चों 6 आएगा, और 6 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। मेरी बात समझ रहे, मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख रहा हूं, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिएगा, मैंने कहा हमारे पास सम संख्या दे रखी है बच्चे, और सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ दें, विषम संख्या को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इस बात को समझिए। सम संख्या हमारे पास 2 है, विषम संख्या बच्चों हमारे पास 3 है, 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 आएगा, और 5 हमारी किस प्रकार की संख्या है, तो आप सभी जानते हैं कि सर 5 हमारी विषम संख्या है। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों देखिए, मैंने आपसे कहा अगर हमारे पास सम संख्या दे रखी है और सम संख्या से बच्चों सम संख्या माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो मैंने कहा एक सम संख्या हमारे पास 4 दे रखी है और दूसरी सम संख्या हमारे पास 2 दे रखी है, 4 में से 2 घटा देंगे बेटा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो आपने कहा सर रिजल्ट 2 आएगा, और 2 भी हमारी किस प्रकार की संख्या है, तो आपने कहा सर सम संख्या है। अगली प्रॉपर्टी आप देखिए, मैंने आपसे कहा अगर हमारे पास सम संख्या दे रखा है और सम संख्या से हम लोगों ने माइनस कर दिया है विषम संख्या, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आपने कहा सर सम संख्या हमारे पास 4 दे रखा है, सम संख्या हमारे पास 4 दे रखा है, विषम संख्या हमारे पास 3 दे रखा है, और 4 में से 3 हम लोग जैसे ही लेस कर देंगे तो बेटा 1 आ जाएगा, और 1 हमारी विषम संख्या है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 हमारी कैसी संख्या है बच्चों, विषम संख्या है। एक और उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए, 10 हमारे पास बच्चों कैसी संख्या है, सम संख्या है, 5 हमारे पास कैसी संख्या है, विषम संख्या है, लेस कर देंगे बेटा 10 में से 5 तो हमारे पास जो 5 बचेगा वो भी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो बेटा सम का सम से देख लिए, सम का विषम से देख लिए, सम का माइनस सम से देख लिए, सम का माइनस विषम से देख लिए। अब एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए, दे रखा है अगर विषम संख्या हमारे पास दे रखा है और विषम संख्या में बच्चों हम लोगों को जोड़ना क्या है, विषम संख्या। अगर विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए हमारे पास 3 एक विषम संख्या दे रखा है, हमारे पास 5 एक विषम संख्या दे रखा है, 3 में बेटा 5 जोड़ देंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और 8 कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे 8 सर हमारे पास सम संख्या है। एक बेटा प्लस और माइनस से रिलेटेड ही प्रॉपर्टी है कि विषम संख्या से अगर विषम संख्या को लेस कर दे तो क्या मिलेगा, तो मैं पहली प्रॉपर्टी इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो पहली प्रॉपर्टी इरेज कर रहा हूं बेटा, मैंने आपसे कहा हमारे पास दे रखा है विषम संख्या, और अगर विषम संख्या में बच्चों विषम संख्या माइनस कर दिया जाए, विषम संख्या से विषम संख्या को माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, तो मैंने कहा बेटा 5 हमारे पास एक विषम संख्या दे रखी है, 3 भी हमारे पास एक विषम संख्या दे रखी है, 5 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 2 हमारे पास कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 2 हमारे पास एक सम संख्या है। तो आप लोग इतनी बात समझ गए, मैंने आपको यहां प्लस और माइनस से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी पढ़ा दी हैं। अब बच्चों हम लोग को जो पढ़ना है वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़नी है कि अगर हम इवन में इवन का मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। इतनी बात आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे ही इरेज करता हूं, या फिर एक काम कर लेते हैं इधर इसी बात को लिख ले रहे हैं। देखिए अगर हमारे पास बच्चों सम संख्या दे रखी है और सम संख्या में बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई भी सम संख्या का कर रहे हैं, सम संख्या में सम संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, सम संख्या हमारे पास 2 दे रखी है और दूसरी सम संख्या हमारे पास 4 दे रखी है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे बच्चों तो रिजल्ट हमारे पास 8 आएगा, और 8 भी एक कैसी संख्या है, सम संख्या है।
आगे देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एक विषम संख्या दे रखी है और इस विषम संख्या का मल्टीप्लाई भी हमें विषम संख्या में ही करना है। हमारे पास 3 एक विषम संख्या दे रखी है और 5 एक विषम संख्या दे रखी है। 3 और 5 का जो मल्टीप्लाई आएगा बेटा वो 15 आएगा, और 15 हमारी कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे सर 15 हमारी विषम संख्या है। आगे देखिए बच्चों, मैंने कहा अगर हमारे पास सम संख्या दे रखा है और सम संख्या का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं विषम संख्या में, तो हमारे को रिजल्ट क्या मिलेगा? तो मैंने आपसे कहा सम संख्या आपके पास 2 है और विषम संख्या हमारे पास 5 है। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो 10 आता है, और 10 हमारी सम संख्या है। 10 हमारी सम संख्या है। बच्चों तो सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, तो यहां 3 चीजों को फोकस करिए आप। मैंने कहा विषम में से अगर विषम का गुणा कर दिया जाए तो हमको विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर बच्चों हम लोग सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, या सम संख्या में विषम संख्या घटा दे तो ही हमको विषम संख्या प्राप्त होगी। बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितनी चीजें आपको मैंने पढ़ाई हैं वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी बच्चे को चीजें समझने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो दोबारा से एक बार वीडियो को जरूर देख लेगा। दूसरी बात बच्चों क्या है कि अपने साथियों तक इन क्लासेस को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये क्लासेस आपकी निःशुल्क चल रही है, इनका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो साथियों को जरूर पहुंचाइए जिससे कि उनको भी इन क्लासेस का लाभ मिल सके। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।